भाग 5। और भारतीय संविधान के भाग 5 की अगर आप बात करेंगे तो जो भारतीय संविधान का भाग 5 है, इसमें संघ का शासन, संघ का शासन, संघ के शासन की चर्चा है, संघ के शासन की चर्चा है भारतीय संविधान के भाग 5 में, भाग 5 में। और भाग 5 कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो भाग 5 है इसे हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। बैठाइए हो, ये लोग को एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा। अब नहीं होगा तो टूल, वहां पे जो भी लड़की आती जाएगी ना तो उसको टूल देते जाइएगा, अपना लेकर के बैठती जाएगी, ठीक है? क्या हुआ? इस पे आइए, नहीं इस पे भी तो बैठ सकते हैं, इस पे आइए, 2 नंबर पे आइए। तो चलिए चलिए दीदी जी लोग थोड़ा उधर डोलिए, तो थोड़ा थोड़ा खिसकिए, एकदम सब तो दुबली पतली सब है जी। और अब जो आती है उसको टूल देते जाइए, तो हीरो वहां पर देख लीजिए, इस पे बैठ जाइए, इस पे एडजस्ट हो सकता है, इस पे हो सकता है इस पे एडजस्ट दीजिए। वहां पे देखिए आप लोग थोड़ा सा हो, बैठाइए हो, है तरीका। हाँ, पॉलिटी का क्लास था, ऐसे भी एक साइड लड़का को छोड़ के बैठना चाहिए, ठीक है? और मालूम हो ना गया था पॉलिटी पढ़ाएंगे, क्या कि हम मैसेज तो डाल दिए थे, और इसको भी लेकर के चलना जरूरी है, ठीक है? खत्म हो जाएगा, हम जो बोले हैं छठ तक खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? सिर्फ बस यही मनाइएगा भगवान से कि हम स्वस्थ रहे, बस, और कुछ नहीं। आजकल तो हम ऐसा कर दिए हैं कि थोड़ा सा हमको फील आता है तुरंत दवाई खा लेते हैं, और इसी कारण जानते हैं दवाई इतना खाने लगे, हम दवाई नहीं खाते थे पहले, दवाई आजकल इतना खाने लगे हैं पिछले 15-20 दिन से, जब से दशहरा में तबीयत खराब हुआ है, हमारा शरीर लहरता है, ठीक है? लहर देता है शरीर, लेकिन फिर भी लहर भी हम सहने के लिए तैयार हैं, समझे? चलिए चलिए अब आइए आग। और हम भी अपने शरीर को छठ तक एकदम स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अब जो भी लड़की लोग आएगी सबको टेबल देते, टूल क्या है, टूल है, हाँ, टूल देते जाइएगा अपना। थोड़ा आप लोग आगे आ करके बैठिए, ऐसे बैठिएगा तो कैसे होगा, एज इट इज बैठिएगा तो नहीं होगा, अभी और आएगी हमको पता है, ठीक है? आ जाइए, थोड़ा और आगे आइए, बैग के पास आइए, आराम से आराम से, हाँ हाँ, वहीं पर बैठ जाइए, हाँ आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, आप बकाना ना है, बैठ जाइए। देखिए, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। अब इधर आइए, अब इधर आइए। देखिए, कोई भी चैप्टर का, जैसे बिल्डिंग होता है ना, बिल्डिंग का बेस अच्छा होना चाहिए, और कोई भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपके दिलो दिमाग में जाना चाहिए। बाद में उसके मूल फैक्ट तो आपके दिमाग में चल ही जाएंगे, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन जाना बहुत जरूरी है। तो हम आपको बतलाए हैं कि भारत के संविधान में टोटल 22 भाग है, भारत के संविधान में टोटल 22 भाग है। उस 22 भाग में से भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है भाग 5, और भाग 5 महत्वपूर्ण है, यह बात आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा। भाग 5 में संघ के शासन की चर्चा है, और संघ के शासन की अगर आप बात करेंगे तो संघ के शासन को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। संघ के शासन को जो हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, एक होता है आपको कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। देखिए, कार्यपालिका की अगर आप बात करेंगे तो कार्यपालिका 2 शब्द कार्य प्लस पालिका से मिलकर बना है। कार्य का मतलब काम होता है, पालिका का मतलब पालन करवाने वाला होता है। अर्थात कार्यपालिका का मतलब होता है
वैसी संस्था जो काम का पालन करवाती है, वैसी संस्था जो काम का पालन करवाती है उसे ही कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी ये सब आते हैं। और कार्यपालिका को पढ़ते हुए हम लोग राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के विषय में पढ़ेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विषय में पढ़ेंगे और महान्यायवादी के विषय में पढ़ेंगे। फिर आपको दूसरा है विधायिका। दूसरा है विधायिका। विधायिका का मतलब होता है विधि का निर्माण करने वाली संस्था। विधायिका किसे कहा जाता है? तो वैसी संस्था जो विधि का निर्माण करती है, विधि मतलब कानून, वैसी संस्था जो विधि का निर्माण करती है अर्थात कानून का निर्माण करती है, उसी संस्था को विधायिका कहा जाता है। और भारत में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद है और संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आते हैं। और इसमें कानून के निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान लोकसभा और राज्यसभा का होता है, क्योंकि कानून को बनाने में सबसे पहले विधेयक लाया जाता है और विधेयक लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा ही लाया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा विधेयक लाता है, लोकसभा या राज्यसभा विधेयक लाता है। उस विधेयक को लोकसभा राज्यसभा पारित करता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति तो उस पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजूरी मात्र देता है। तो विधि यानी कानून के निर्माण में अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान की बात करेंगे तो कानून के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है लोकसभा और राज्यसभा का। विधायिका के अंतर्गत मुख्य तौर पर आता है लोकसभा और राज्यसभा। इसी चैप्टर को पढ़ते हुए हमें लोकसभा और राज्यसभा के विषय में भी पढ़ना है। फिर आपको न्यायपालिका, न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था, वैसी संस्था जो न्याय करने का काम करती है उसी को न्यायपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका के अंतर्गत भारत का सुप्रीम कोर्ट आता है। न्यायपालिका के अंतर्गत भारत के महानियंत्रक, लेखा परीक्षक आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते हैं। तो आप देखिए भाग 5 में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, आपको उपराष्ट्रपति पढ़ना है, आपको प्रधानमंत्री पढ़ना है, आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ना है, आपको महान्यायवादी पढ़ना है, लोकसभा पढ़ना है, राज्यसभा पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ने हैं। बताइए, इतना सब चीज पढ़ना है। और बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक मार्केट में है, हम भी जो लिखे हैं वो भी, और भी अदर पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक मार्केट में हैं। आप जाकर के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट से ही ज्यादातर प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। और आज हम आपको बतला दे, आपके बिहार दरोगा परीक्षा में पॉलिटी से अगर 10 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 से 3 प्रश्न कम से कम, कभी कभी तो 50% प्रश्न, अगर 10 है तो 10 में 5, लेकिन 2 से 3 प्रश्न यहां से आएगा। और आप मानकर चलिए यह चैप्टर खत्म, पॉलिटी खत्म, यह चैप्टर खत्म, पॉलिटी खत्म। उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर है पॉलिटी में, तो इस चैप्टर को खत्म करने में, पढ़ने में समय लगेगा आपको। इस चैप्टर को पढ़ने में, खत्म करने में आपको समय लगेगा। इसमें कंसेप्ट भी है, इसमें डाटा भी है, इसमें सब कुछ है। और यह चैप्टर खत्म हो गया तो आप मान करके चलिएगा आपका पॉलिटी खत्म हो गया है। मतलब उसके बाद भी जो है वो हम पढ़ाएंगे, लेकिन मेन चैप्टर यही है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे कार्यपालिका को, फिर विधायिका को, फिर न्यायपालिका को। और कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति को। अब भारत के राष्ट्रपति को ही सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अभी तक जो हमने पॉलिटी पढ़ा है उसमें हमने अनुच्छेद 51 तक को पढ़ा दिया है। अनुच्छेद 51 के बाद अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 52 की हम बात करें तो अनुच्छेद 52 यह कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
तो सिलसिलेवार ढंग से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहां पर कार्यपालिका की शुरुआत करेंगे और कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग शुरुआत करेंगे भारत के राष्ट्रपति का। कार्यपालिका की शुरुआत करेंगे और कार्यपालिका के अंतर्गत शुरुआत करेंगे भारत के राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति का शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति यानी अंग्रेजी में प्रेसिडेंट। और इसके बाद हम आपको यहां पर बताते चले, पॉलिटी का पहला पार्ट तो हम एप्लीकेशन पे डाल दिए थे, आप लोग भी लिए थे या नहीं लिए थे पहला पार्ट। और पॉलिटी का दूसरा पार्ट जो है 1-2 दिन पहले हमको लगता है टेलीग्राम चैनल पर हम डाल दिए थे। और एप्लीकेशन पर पता नहीं, हम तो बोले थे डालने के लिए, डाला है नहीं डाला है? कोई देखे हैं? देखें एप्लीकेशन पर कोई डाला है? नहीं डाला? डाला है? डाला हुआ है एप्लीकेशन पर? एप्लीकेशन पर है? चलिए ठीक है, एप्लीकेशन पर भी चल गया, टेलीग्राम पर भी चल गया। टेलीग्राम पर तो आप लोगों के लिए डाल देते हैं कि आप लोग जो है अपना कहीं भी किसी भी फोटो स्टेट की दुकान से अपना निकलवा ले, समझ गए? तो पॉलिटी का दूसरा पार्ट जो है आपको मिल चुका होगा। ये भी बहुत मोटा है ना वो। ये है, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। चलिए तो आ जाइए राष्ट्रपति को देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के विषय में जानकारी हमें मूल तौर पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 देता है। राष्ट्रपति के विषय में जानकारी हमें मूल तौर पर अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 देता है। लेकिन इन अनुच्छेदों के अलावे और भी अनुच्छेद है जो हमें राष्ट्रपति के विषय में बतलाता है। तो और भी जो अनुच्छेद है जो हमें राष्ट्रपति के विषय में बतलाता है, उसकी भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहां पर आपको अनुच्छेद 52 से 62 की चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है? तो इस अनुच्छेद में से जो एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 तो हम आपको बतला दिए हैं, परंतु फिर भी यहां पर हम आपको पुनः बतलाना चाहते हैं कि जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह बात कहता है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52। और देखिए यह बात जो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इससे हमें यह पता चलता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वह संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान में इस पद की चर्चा है। इसलिए इस पद को हम लोग संवैधानिक पद मान सकते हैं। मान क्या सकते हैं? है संवैधानिक पद। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है और राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। और राष्ट्रपति
देश की संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है और इसलिए राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं रहना चाहिए। और राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं रहे, इसलिए उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। और उपराष्ट्रपति के पद का कोई खास महत्व नहीं है। एक बार फिर से इस लाइन को आप सुनिएगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता एवं संप्रभुता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं रहे, इसी को लेकर उपराष्ट्रपति के पद लाए गए हैं। अदरवाइज उपराष्ट्रपति के पद का कोई खास महत्व नहीं है। तो राष्ट्रपति, इसके अलावे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति भारत नामक राज्य का प्रमुख होता है। भारत को हम लोग राज्य कह सकते हैं। भारत को हम लोग राज्य अर्थात स्टेट कह सकते हैं। स्टेट होने के लिए 4 गुणों का होना आवश्यक है। कोई भी संस्था हो, उसमें अगर 4 गुण है तो वह अपने आप में स्टेट है। तो भारत में वो 4 गुण है। स्टेट होने के लिए जो 4 गुण चाहिए, भूभाग यानी क्षेत्रफल, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, भारत में ये 4 गुण मौजूद हैं। इसलिए हम लोग भारत को राज्य मान सकते हैं या भारत को राज्य कह सकते हैं। तो भारत नामक जो राज्य है उसका प्रमुख भारत के राष्ट्रपति हैं। उसका प्रमुख भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत राज्य का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत राज्य का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति हैं। वहीं भारत सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति नहीं है। भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपके परीक्षा में पूछकर आपको फंसाने का काम करता है। पूछा जाता है ये सब बात। भारत राज्य का प्रमुख कौन है? भारत सरकार का प्रमुख कौन है? तो भारत राज्य का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत राज्य का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत सरकार का प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं। और बात अगर राष्ट्रपति की हम लोग करें, बात अगर राष्ट्रपति की हम लोग करें तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक अगर आप संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान में सभी काम राष्ट्रपति के नाम से उद्धृत हैं या राष्ट्रपति के नाम से लिखे गए हैं। संविधान राष्ट्रपति को ही अपना प्रमुख बतलाता है। संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि सब कुछ राष्ट्रपति ही है, क्योंकि संविधान में जो काम का विवरण है वह राष्ट्रपति के नाम से ही है। इसलिए राष्ट्रपति को भारत का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, परंतु उस काम को करते प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति के जितने भी काम है उस काम को करते प्रधानमंत्री है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख माना जाता है। प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा, यह भी छोटी बात है, लेकिन परीक्षा में फंसाया जाता है आपको। परीक्षा में कंफ्यूज होते हैं आप, क्योंकि रिवीजन की कमी होती है आप में, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा में। तो एक बार फिर से आप इस बात को सुनेंगे, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में काम का विवरण भारत के राष्ट्रपति के नाम से है, अर्थात भारत का संवैधानिक प्रमुख भारत के राष्ट्रपति हैं। वही राष्ट्रपति के तमाम कार्यों को वास्तविक तौर पर
करते प्रधानमंत्री हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। तो यहां तक में हमको लगता है परीक्षा विशेष के संदर्भ में 5-6 प्रश्न बनते हैं। परीक्षा विशेष के संदर्भ में यहां तक जो 5-6 प्रश्न बनते हैं, वो 5-6 प्रश्न हम आपसे आगे पूछने जा रहे हैं। आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? आप उसका जवाब दीजिएगा होश हवास में। अगर आप अभी हमारे लेक्चर को सुने हैं, हमारी बातों को समझे हैं, तो आप जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे। और अगर आप जवाब दे पा रहे हैं, मतलब आप अच्छे हैं, और अगर आपके मुंह से जवाब नहीं निकल पा रहा है, मतलब आप गंदे हैं, आप अच्छे नहीं हैं। तो बताइएगा, कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक राष्ट्रपति हो? अनुच्छेद 52, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बताइएगा, भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री बोले? अगर प्रधानमंत्री बोले हैं तो सही है। भारत राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। इसके बाद राष्ट्रपति का पद एक भी दिन के लिए खाली ना रहे, इसको लेकर कौन सा पद लाया गया? उपराष्ट्रपति। क्लियर है इतना बात? अब देखिएगा, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 की अगर आप बात करेंगे तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 53 यह कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। 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 इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा मतलब यह होता है, एक लाइन में, कि केंद्रीय स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर, यानी भारत के स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या भारत के स्तर पर काम करने की सभी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। काम करने की सभी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या भारत के स्तर पर कोई भी जो काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, और उस काम को राष्ट्रपति ही करवाते हैं। अनुच्छेद 53 कहिए या अनुच्छेद 53 का क्लाउज 1 कहिए, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 53 का क्लाउज 1 यह कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपना काम या तो स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना काम या तो स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवा सकते हैं। यह बात बीपीएससी का पूछा हुआ है, हमारे ख्याल से 63वीं या 64वीं बीपीएससी का पूछा हुआ है। 63वीं या 64वीं बीपीएससी का यह प्रश्न पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति अपना काम करते हैं,
ऑप्शन ए में है स्वयं, ऑप्शन बी में है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, ऑप्शन सी में है स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, फिर ऑनवर्ड ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का उत्तर होता स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। मतलब संविधान ने जो राष्ट्रपति के काम का विवरण दिया है, उस काम को राष्ट्रपति या तो स्वयं भी कर सकते हैं, या तो स्वयं भी कर सकते हैं, या राष्ट्रपति के अधीन जो अन्य अधिकारी हैं उन अधिकारियों के माध्यम से भी राष्ट्रपति अपना काम करवा सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में तीसरा स्थान पर है, राष्ट्रपति के अधीन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अधीन है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री विदेश मंत्री, रेलवे मंत्री, सब राष्ट्रपति के अधीन है, सब राष्ट्रपति के अधीन है। अगर कहीं पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों मौजूद है, द्रौपदी मुर्मू मोदी जी दोनों मौजूद है, पहला पंक्ति में द्रौपदी मुर्मू बैठेंगी, दूसरा पंक्ति में जगदीप धनखड़, तीसरा में मोदी जी जाकर बैठेंगे। इसलिए मोदी जी जहां भी जाते हैं पहले सबको इन्फॉर्म कर देते, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इनवाइट नहीं करना है, और नहीं तो अग्रिम पंक्ति में दोनों रहेगा, सारा कैमरा, सारा फोकस, सारा लाइमलाइट उसी में चल जाएगा, समझे। इसलिए विशेष जो भी ओकेजन होगा, अगर मोदी जी पहुंचने वाले हैं तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं पहुंचता है, उसको पहले यह कह दिया जाता है आपको नहीं जाना है, काहे कि सारा कैमरा मोदी जी पर रहना चाहिए, नहीं तो भारी दिक्कत है, समझ रहे हैं। हाँ, तो अगर मान लिया जाए कि सब है और उसमें मोदी जी अगर प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दिए तो फिर एक प्रकार से किरकिरी होगा, जो विधानसभा में हमारे नीतीश जी के द्वारा दिए गए भाषण को लेकर उनका किरकिरी हो रहा है, मोदी जी का भी किरकिरी होगा, समझे। और मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि उनका किरकिरी हो, उनकी बदनामी हो, समझ गए। देखिए, तो अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 53, अब इसको प्रिसाइज करते हैं, इसको संक्षेपित करते हैं। अनुच्छेद 53 परीक्षा विशेष में क्या क्या बात पूछा जा सकता है, अगर आपने समझा है तो आपका मुंह खुलेगा, आप जवाब देंगे, अगर आपने नहीं समझा है तो आपका मुंह नहीं खुलेगा, आप जवाब, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा में। तो एक बार फिर से आप इस बात को सुनेंगे, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में काम का विवरण भारत के राष्ट्रपति के नाम से है, अर्थात भारत का संवैधानिक प्रमुख भारत के राष्ट्रपति हैं। वही
राष्ट्रपति के तमाम कार्यों को वास्तविक तौर पर करते प्रधानमंत्री हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। तो यहां तक में हमको लगता है परीक्षा विशेष के संदर्भ में 5-6 प्रश्न बनते हैं। परीक्षा विशेष के संदर्भ में यहां तक जो 5-6 प्रश्न बनते हैं, वो 5-6 प्रश्न हम आपसे आगे पूछने जा रहे हैं। आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? आप उसका जवाब दीजिएगा होश हवास में। अगर आप अभी हमारे लेक्चर को सुने हैं, हमारी बातों को समझे हैं, तो आप जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे। और अगर आप जवाब दे पा रहे हैं, मतलब आप अच्छे हैं। और अगर आपके मुंह से जवाब नहीं निकल पा रहा है, मतलब आप गंदे हैं, आप अच्छे नहीं हैं। तो बताइएगा, कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक राष्ट्रपति हो? अनुच्छेद 52, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बताइएगा, भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री बोले? अगर प्रधानमंत्री बोले हैं तो सही है। भारत राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। इसके बाद राष्ट्रपति का पद एक भी दिन के लिए खाली ना रहे, इसको लेकर कौन सा पद लाया गया? उपराष्ट्रपति। क्लियर है इतना बात? अब देखिएगा, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 की अगर आप बात करेंगे तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 53 यह कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। 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 इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा मतलब यह होता है, एक लाइन में, कि केंद्रीय स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर, यानी भारत के स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या भारत के स्तर पर काम करने की सभी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। काम करने की सभी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या भारत के स्तर पर कोई भी जो काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, और उस काम को राष्ट्रपति ही करवाते हैं। अनुच्छेद 53 कहिए या अनुच्छेद 53 का क्लाउज 1 कहिए। अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 53 का क्लाउज 1 यह कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपना काम या तो स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना काम या तो स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवा सकते हैं। यह बात बीपीएससी का पूछा हुआ है। हमारे ख्याल से 63वीं या 64वीं बीपीएससी का पूछा हुआ है। 63वीं या 64वीं बीपीएससी का यह प्रश्न पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति अपना काम करते हैं। ऑप्शन ए में है स्वयं, ऑप्शन बी में है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, ऑप्शन सी में है स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, फिर ऑनवर्ड ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का उत्तर होता स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। मतलब संविधान ने जो राष्ट्रपति के काम का विवरण दिया है, उस काम को राष्ट्रपति या तो स्वयं भी कर सकते हैं
या तो स्वयं भी कर सकते हैं या राष्ट्रपति के अधीन जो अन्य अधिकारी हैं उन अधिकारियों के माध्यम से भी राष्ट्रपति अपना काम करवा सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में तीसरा स्थान पर है, राष्ट्रपति के अधीन है प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अधीन है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रेलवे मंत्री सब राष्ट्रपति के अधीन है, सब राष्ट्रपति के अधीन है। अगर कहीं पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों मौजूद है, द्रौपदी मुर्मू मोदी जी दोनों मौजूद है, पहला पंक्ति में द्रौपदी मुर्मू बैठेंगी, दूसरा पंक्ति में जगदीप धनखड़, तीसरा में मोदी जी जाकर बैठेंगे। इसलिए मोदी जी जहां भी जाते हैं पहले सबको इन्फॉर्म कर देते, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इनवाइट नहीं करना है, और नहीं तो अग्रिम पंक्ति में दोनों रहेगा, सारा कैमरा, सारा फोकस, सारा लाइमलाइट उसी में चल जाएगा, समझे। इसलिए विशेष जो भी ओकेजन होगा, अगर मोदी जी पहुंचने वाले हैं तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं पहुंचता है, उसको पहले यह कह दिया जाता है आपको नहीं जाना है, काहे कि सारा कैमरा मोदी जी पर रहना चाहिए, नहीं तो भारी दिक्कत है, समझ रहे हैं। हाँ, तो अगर मान लिया जाए कि सब है और उसमें मोदी जी अगर प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दिए तो फिर एक प्रकार से किरकिरी होगा, जो विधानसभा में हमारे नीतीश जी के द्वारा दिए गए भाषण को लेकर उनका किरकिरी हो रहा है, मोदी जी का भी किरकिरी होगा, समझे। और मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि उनका किरकिरी हो, उनकी बदनामी हो, समझ गए। देखिए, तो अनुच्छेद 53, अब इसको प्रिसाइज करते हैं, इसको संक्षेपित करते हैं। अनुच्छेद 53 परीक्षा विशेष में क्या क्या बात पूछा जा सकता है, अगर आपने समझा है तो आपका मुंह खुलेगा, आप जवाब देंगे, अगर आपने नहीं समझा है तो आपका मुंह नहीं खुलेगा, आप जवाब नहीं देंगे। परीक्षा विशेष में यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है? परीक्षा विशेष में यहां से यह पूछा जा सकता है, केंद्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या अखिल भारतीय स्तर पर संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। क्या होगा उत्तर? राष्ट्रपति में। ठीक है, आपने जवाब दे दिया, अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है, कौन अनुच्छेद यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 53 कहता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक प्रश्न जो बीपीएससी पूछ चुका है, राष्ट्रपति अपना काम करते हैं? राष्ट्रपति अपना काम स्वयं भी करते हैं या उनके अधीन जो अधिकारी हैं, उनके अधीन जो अधिकारी हैं उसके माध्यम से, उसके अधीन जो अधिकारी है उसके माध्यम से। क्लियर है ये बात? क्लियर? 53 से आगे बढ़ना जाए। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 की अगर बात करें हम लोग, जो अनुच्छेद 54 है, यह अनुच्छेद हमें यह बतलाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है। अनुच्छेद 54 एक लाइन में अगर हम कहे तो अनुच्छेद 54 एक लाइन में हमें यह बतलाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, यह बात बतलाता है हमें अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेता है, बल्कि आम जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, आम जनता जो अपना विधायक चुनता है, आम जनता जो अपना सांसद चुनता है, अर्थात आम जनता जो अपना एमएलए चुनता है, आम जनता जो अपना एमपी चुनता है, वही एमपी और एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। आम जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, आम जनता के द्वारा चुने हुए जो एमपी और एमएलए होते हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब पूरे देश में लगभग 5000
पूरे देश में लगभग 5000 के आसपास, पूरे देश में लगभग 5000 के आसपास एमपी एमएलए हैं। पूरे देश में जो लगभग 5000 के आसपास एमपी और एमएलए हैं, वही एमपी और एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और वो जो पूरे देश में 5000 एमपी और एमएलए हैं, उन 5000 एमपी और एमएलए के सदस्यों के समूह को एक शब्द में अगर परिभाषित किया जाए तो उसको जो शब्द दिया गया है, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। एक बार फिर से इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि आम जनता के द्वारा चुना हुआ जो एमपी और एमएलए होता है वो पार्टिसिपेट करता है। जो एमपी और एमएलए होते हैं, उस एमपी और एमएलए के समूह को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल। क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो एक शब्द में अगर अनुच्छेद 54 के विषय में कहे तो अनुच्छेद 54 हमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में बतलाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में बतलाता है। निर्वाचक मंडल मतलब सदस्यों का वह समूह जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। सदस्यों का वह समूह जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, उसे ही एक शब्द में निर्वाचक मंडल नाम दिया गया है। अब देखिए, ये तो ठीक है, अनुच्छेद 54 में फलना बात है, ठीक है, लेकिन यहां से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से यह पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है। दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है, तो यहां पर हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं दोनों बात कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है। पहली बात, भाग लेता है को जानते जाएंगे, यहीं पर इसी को जानते हुए इस बात को भी हम लोग जान लेंगे कि कौन भाग नहीं लेता है। देखिए, संसद का 2 हाउस है, यानी संसद का 2 सदन है। सदन कहिए, हाउस कहिए, घर कहिए, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संसद के 2 सदन है, 2 हाउस है या 2 घर है। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। संसद के दोनों हाउसों में, दोनों घरों में, दोनों सदनों में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। निर्वाचित का मतलब जो चुनाव के माध्यम से सदस्य बना है, वो निर्वाचित सदस्य। मनोनीत यानी अंग्रेजी में नॉमिनेट, जो राष्ट्रपति के द्वारा उसके विशेष योगदान को देखते हुए लोकसभा या राज्यसभा में उसे मनोनीत कर दिया गया हो, वही मनोनीत सदस्य कहलाता है। तो संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के दोनों सदनों में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं और एक होते हैं मनोनीत। इसमें से जो निर्वाचित सदस्य होता है, अगर बात निर्वाचित सदस्य की करें तो निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, लेकिन अगर बात मनोनीत सदस्य की करें तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। मतलब यहां पर हम यह बात लिख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यह भी बात इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो ऑप्शन में यह भी रह सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन में यह भी रह सकता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों में से कुछ भी आपको रह सकता है। वही अगर बात मनोनीत सदस्य की करें तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है।
और उधर जो बतिया बतिया करके दांत निकाल रहे हैं, मारेंगे ना एक मुक्का, दांते टूट जाएगा, दांत चल के पेट में चल जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं? जिसको लगता है वो एक सप्ताह तक उठता ना, समझ गए? 5 किलो का हाथ है, 2.5 किलो का थोड़े है जी, 5 किलो का हाथ है। हम इधर बता रहे हैं और उसी को थोड़ा देर में उठा करके पूछेंगे दे करेगा, दांत निकालेगा ऊपर, तब दिन में तारा नजर आ जाएगा। ठीक है, अभी उठा करके 4 को क्वेश्चन पूछ देंगे ना, नहीं याद आ जाएगा। कहेगा याद नहीं होता है, कहेगा फलना नहीं होता है, याद नहीं होता है, फलना नहीं होता है, याद कैसे हो जाएगा, फलना कैसे हो जाएगा? पढ़िएगा तब ना याद होगा, समझिएगा तब ना याद होगा। समझा रहे हैं तो आपस में। तो हाँ, यहां पर जब हम यह बात लिख दिए हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी होता है। लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होता है, वो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। तो भाग नहीं लेता है में हम यहां पर लिख सकते हैं एक बात कि लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। इसके बाद भाग लेता है में आप जानिए, देखिए केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका या विधायिका अस्तित्व में है। एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा। उसी प्रकार से अगर आप राज्य स्तर पर देखेंगे, राज्य स्तर पर अगर आप देखेंगे तो भारत में जो टोटल 28 राज्य है, भारत के टोटल 28 राज्यों में से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर एक सदनीय विधायिका या व्यवस्थापिका है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका या व्यवस्थापिका है। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि एक सदनीय विधायिका वाला राज्य कौन कौन है या किसे कहा जाता है, द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य कौन कौन है या किसे कहा जाता है। देखिए, जैसे केंद्रीय स्तर पर संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, वैसे ही राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधानसभा और विधान परिषद होता है। वैसे राज्य जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों अस्तित्व में हो, वह द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य कहलाता है। जैसे बिहार द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, महाराष्ट्र द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, तेलंगाना द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, आंध्र प्रदेश द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, कर्नाटका द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। यही जो 6 राज्य का नाम हमने आपके साथ साझा किया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यही 6 भारत में द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। इन 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों अस्तित्व में है, दोनों अस्तित्व में है। इन 6 राज्य के अलावे भारत में जो अन्य 22 राज्य है, वह एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। और एक सदनीय विधायिका वाला राज्य उस राज्य को कहा जाता है, एक सदनीय विधायिका वाला राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिस राज्य में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा हो। जैसे झारखंड, जैसे हिमाचल प्रदेश, जैसे उत्तराखंड, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे राजस्थान, जैसे पश्चिम बंगाल, ये सभी एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है, क्योंकि इन राज्यों में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। इन राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में जो टोटल 28 राज्य या 28 प्रांत है, उस 28 राज्य या 28 प्रांत में से हर प्रांत में, मतलब 28 में 28 में विधानसभा है। 28 प्रांत में से 28 प्रांत में विधानसभा है, विधानसभा है। लेकिन अगर बात विधान परिषद की करें, तो भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद
मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है, 22 राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो भारत के सभी राज्यों में विधानसभा है, इसलिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, परंतु भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो यहां पर एक बात हम यह लिख सकते हैं कि सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वही विधानसभा में भी, राज्य विधानसभा में भी 2 प्रकार का सदस्य होता है, एगो निर्वाचित, एगो मनोनीत। निर्वाचित भाग लेता है लेकिन मनोनीत भाग नहीं लेता है। तो यहां पर एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, राज्यों से पहले सभी लगाना जरूरी है। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, वही यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि सभी राज्यों के विधानसभा के मनोनीत सदस्य। लेकिन साथ ही साथ यहां पर यह भी ना लिख सकते हैं कि विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भले 6 राज्य में विधान परिषद है, उसके भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद का सदस्य भाग लेता ही नहीं भाग लेता है। जैसे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो विधान परिषद के सदस्य हैं, इसलिए नीतीश कुमार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो विधान परिषद के कोई भी सदस्य निर्वाचित या मनोनीत भाग नहीं लेगा। विधान परिषद का कोई भी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, कोई भी भाग नहीं लेता है। इसके अलावे अगर बात केंद्र शासित प्रदेशों की करें, 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। जो 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, उस 3 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वो 3 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन वही इन केंद्र शासित प्रदेशों के भी जो विधानसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। और इन 3 केंद्र शासित प्रदेश के अलावे जो अन्य 5 केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे आपको लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद चंडीगढ़ हो गया, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ये 5 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, परंतु ध्यान से याद यह रखना है कि इन केंद्र शासित प्रदेशों के जो एमपी होते हैं, इलेक्टेड एमपी होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो भाग लेते हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों के जो एमपी होते हैं वह भाग लेते हैं। अब यहां पर एक बड़ी गौर करने वाली बात है, चीजों को समझिएगा। इसको हम आगे बाद में समझाएंगे, हम थोड़ा सा रोक लेते हैं इसको, आगे हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले
क्या आपको यह बात स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है? ये बात स्पष्ट हुआ जी? आए स्पष्ट हो गया? तो राष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इतने लोग भाग लेते हैं। इसके अलावे कौन भाग नहीं लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और फिर लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रतिनिधि भाग नहीं लेते हैं। अब यहां पर सुनिएगा, देखिए एक बात तो स्पष्ट हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा है तो आप इस बात को स्पष्ट कीजिए पहले कि देखिए ये जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, इसको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। और जो सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं इनको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, अर्थात हिंदी में विधायक कहा जाता है। मतलब एमपी और एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब अगर आप बिहार की बात करेंगे, बिहार में 243 गो एमएलए है, और बिहार में एमपी की अगर हम बात करें 56 गो एमपी है। 56 गो ना, अरे 40 गो लोकसभा, 15 गो राज्यसभा, 40 गो 16 गो राज्यसभा, सॉरी 40 गो लोकसभा, 16 गो राज्यसभा, तो 40 प्लस 16 जोड़िएगा तो कितना होगा? 56 होगा ना जी। तो यहां पर लोकसभा राज्यसभा दोनों ना है। तो बिहार में 243 गो विधायक है और 56 गो एमपी है। बिहार में जो 243 गो विधायक और 56 गो एमपी है, यही 243 विधायक और 56 एमपी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, पहली बात यह है। तो 243 को विधायकों भाग लेता है और 56 गो एमपीओ भाग लेता है बिहार से क्या? बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यानी सभी राज्यों से एमपी और एमएलए दोनों भाग लेते हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो 5 केंद्र शासित प्रदेश है, ये 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ एमपी भाग लेता है, एमएलए भाग नहीं लेता है, क्योंकि यहां पर विधानसभा है ही नहीं, और जब विधानसभा है ही नहीं तो यहां पर एमएलए है ही नहीं, और जब एमएलए है ही नहीं तो भाग कहां से लेगा? तो यहां पर बड़ी शानदार क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में कौन ऐसा क्षेत्र है या निम्नलिखित में कौन ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां के सिर्फ संसद सदस्य अर्थात एमपी भाग लेते हैं, एमएलए भाग नहीं लेते हैं? उत्तर हो जाएगा इसका लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नहीं समझे क्वेश्चन? आए समझे हैं जी बात? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत डीप में ये क्वेश्चन है। जो समझ करके नहीं पढ़ेगा पॉलिटी को, वो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा। और जब लंगोट कब पहने गांधी जी पूछ सकता है तो कंपटीशन कुछ हो पूछ सकता है, समझे? तो नोट में तो सब चीज लिखा हुआ है, दीजिए तो हीरो, लेकिन फिर भी एक पॉइंट हम आपको लिखाएंगे। पॉलिटी में तो हम छोड़े नहीं है कुछ भी कि आपको लिखना पड़े, परंतु फिर भी हम देख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लिखा देंगे यहां तक। hey, hey. एगो पॉइंट लिखिए तो।
एगो पॉइंट लिखिए हीरो साहब। लद्दाख, लद्दाख, चंडीगढ़, चंडीगढ़, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप, कोमा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे 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 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से सांसद सदस्य, जहां से सांसद सदस्य, जहां से संसद सदस्य, अर्थात जहां से संसद सदस्य, ऐसे लिखिएगा संसद, जहां से संसद सदस्य, संसद सदस्य, जहां से संसद सदस्य, अर्थात 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 जहां से संसद सदस्य अर्थात सांसद, 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 सांसद यानी एमपी, सांसद यानी एमपी, सांसद यानी एमपी, एमपी भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन इन केंद्र शासित प्रदेशों में, लेकिन इन केंद्र शासित प्रदेशों में, लेकिन इन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है, जिस वजह से यहां के, जिस वजह से यहां के, जिस वजह से यहां के एमएलए भाग नहीं लेते हैं, आइए ना, है तो कहां से एमएलए भाग नहीं लेते हैं। कॉस्ट में राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र नहीं किए हैं, इसलिए कॉस्ट में लिखा दिए हैं। ये बात लिखा है राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में, राष्ट्रपति के चुनाव, ये बात लिखा है राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में, ठीक है, कॉस्ट बंद। चलिए हो गया। इसके बाद अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे अनुच्छेद 55 को, अनुच्छेद 55 को, लेकिन अनुच्छेद 53 तक तो हर बात याद करवाते हुए ना आए, तो अनुच्छेद 54 को भी यहां पर हम लोग याद कर ले क्या? क्या विचार? चलिए आइए गुरुजी लोग बताइए, अनुच्छेद 54 हमें क्या बतलाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक, अनुच्छेद 54 हमें क्या बतलाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेता है उसमें पहला कौन है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? एक बार फिर से इस बात को, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेता है उसमें पहला कौन है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? चलिए आगे बताइएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है उसमें पहला लोकसभा और राज्यसभा के, दूसरा कौन है?
तीसरा कौन है? चौथा? चलिए एक बात बताइएगा, विधान परिषद के ना तो निर्वाचित सदस्य या ना मनोनीत सदस्य कोई भी भाग नहीं लेता है, क्यों? इसका कारण मात्र यही है क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। इसका कारण यही है क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है। और एक बात और सुना देते हैं कि देखिए अगला जो क्लास टेस्ट होगा उसमें से भी हम लगभग 50 से 100 लड़का को चुनेंगे या 200 लड़का लड़की को चुनेंगे। 50 से 100 या 200 मेरे इच्छा पर है। मन जितना खुश रहेगा, जितना कम खुश रहेगा उतना कम लड़का लड़की, जितना ज्यादा मन खुश रहेगा उतना ज्यादा लड़का लड़की। पढ़ने वाले को चुन करके लाइब्रेरी अलॉट करेंगे उसको। ठीक है। अगले भी टेस्ट में ये चीज रहेगा, प्राइज के तौर पर वही। और जब तक आपका प्रीलिम्स का परीक्षा नहीं हो जाएगा, समझ गए? तो इसलिए होमवर्क अच्छे से करे, तरीके से करे, और यही कहेंगे और क्या कहेंगे, और तो कुछ कहेंगे नहीं। और पॉलिटी का जो है क्वेश्चन थोड़ा कल कम पड़ गया था, पॉलिटी का एक अलग से टेस्ट ऑर्गेनाइज हम करवाना चाह रहे हैं। आप लोग पॉलिटी किए हैं ना? बोले थे हम करने के लिए, किए हैं? सही में? मां लक्ष्मी का कसम है, किए हैं? कौन कौन लोग किए? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, बहुत लोग किए हैं और बहुत लोग नहीं भी किए। जो जो नहीं किए हैं वो हाथ खड़ा कीजिए, उसको भी मां लक्ष्मी का कसम है। हाथ खड़ा कीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए। मां लक्ष्मी का कसम है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थोड़ा चेहरा दिखाइए, थोड़ा चेहरा दिखाइए। क्यों नहीं किए हैं? यानी नहीं करने वालों को भी की भी संख्या में कोई कमी, और इसी सब का रिजल्ट नहीं होगा। कहेगा रिजल्ट नहीं हुआ, फलना जगह पर रिजल्ट नहीं हुआ। ये नहीं कहेगा कि मास्टरवा जो कहता था वो हम नहीं किए इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। ये बात नहीं कहेगा, समझे? तो रिजल्ट नहीं होगा तो किसी को बताना है तो नीतीश कुमार जैसे फरिया के बताना, समझ गए? कि मास्टर जो कहता था वो नहीं किए, इसी वजह से नहीं हुआ। और हम जो कहते हैं कीजिए रिजल्ट होगा। एक अलग से पॉलिटी का टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं बहुत जल्दी, कभी हो सकता है वो टेस्ट, तो इसलिए आप अपना रिवीजन करते रहे। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 55 है, यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के चुनाव के रीति या चुनाव के तरीका के विषय में बतलाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के रीति या राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका के विषय में बतलाता है। देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अर्थात भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इसमें चुनाव होते हैं। इसमें चुनाव यूं तो कई प्रकार से होते हैं, परंतु मुख्य तौर पर चुनाव दो प्रकार से होते हैं। एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व या समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। क्या होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और क्या होता है अनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसकी चर्चा आगे हम आपके साथ करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप इस बात को जानिए, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका जो चुनाव होता है वह आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। यह अनुच्छेद 55 की बात हुई। अब यहां पर हमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व को भी समझना है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को भी समझना है। देखिए,
आज से लगभग 1.5-2 साल पहले अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 को काफी विस्तार पूर्वक पढ़ा करके यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए थे। उसमें जो है हम आपको समझे 1 घंटा का लगभग वीडियो हमको लगता है, ध्यान में भी नहीं अब कितना देर का वीडियो है। उसमें इन दोनों बातों को समझाए। ऐसे हम आपको यहां पर भी समझाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बार आप उस वीडियो को देखें यूट्यूब पे जाकर के। आप अनुच्छेद 54 और 55 डिटेल डिस्कशन बाय रोशन आनंद सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा अनुच्छेद 54-55। उस वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 54-55 दोनों विस्तार पूर्वक आपको समझ में आ जाएगा। खैर यहां पर भी हम आपको समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं समझाएंगे, लेकिन एक बार जो है आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए। पॉलिटी का जो अगला क्लास होगा उसमें इसको हम विस्तार पूर्वक समझा देंगे। लेकिन एक बार देखिए, कुछ चीज ऐसा होता है जिसको एक बार पहले से पढ़ के आने के बाद जो है ना क्लास में बतलाया जाता है ना, तो वो चीज ज्यादा थोड़ा समझ में आता है। डायरेक्ट हम आपको समझाएंगे तो आप समझेंगे ही नहीं, मेरा टाइम व्यर्थ हो जाएगा यहां पर। और यही चीज अगर आप एक बार क्लास वहां से यूट्यूब वीडियो मेरा देख लीजिएगा, फिर क्लास में आकर के आप समझिएगा, तो हमको लगता है पूर्णतः आप समझ जाइएगा, वहां पर टाइम का सही यूज हो जाएगा। तो अभी यहां पर इसलिए टाइम व्यर्थ ना हो, इसलिए इस चीज को हम रोक रहे हैं, हम आपको नहीं समझा रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाँ फलना है, आगे हम बताएंगे कि फलना क्या है, फलना क्या है। ठीक है, ये बात आगे हम आपको बताएंगे। तो अनुच्छेद 55 में जो है सिर्फ आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अनुच्छेद 55 में आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अभी मैं समझिएगा छुट्टी दे दिया अनुच्छेद 55 में। आगे YouTube पे जाकर के आप सर्च मारिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, फिर अगले क्लास में अनुच्छेद 55 को और भी विस्तार पूर्वक हम आपको बता देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा ना, हाँ देख करके आइएगा। ऐसे तो हम होमवर्क करने के लिए बोले हैं, उसमें भी एक के बार में माता पिता सबका कसम दे दिए हैं, वो भी आप लोग कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। अरे जो नहीं करते हैं क्या आप भैंस का चराने जाते हैं? तो लोग घास छिलने जाती है जी, है जो होमवर्क नहीं करती है क्या करती है? मारेंगे चप्पल से चपला देंगे हम, एकदम पागल पागल सब है। पढ़ने के लिए आई है क्या? माँ बाप कौन चीज के लिए भेजा जी? तोरा सबको कौन चीज के लिए भेजा है? यहां पर मोबाइल चलाएगा, मैच देखेगा, चाय की दुकान पे बैठेगा, किताब कॉपी से कोई मतलब ही नहीं है। इतना विद्यार्थी जो किया है वो पागल है, और जो नहीं किया वो सबसे बड़का होशियार है। नहीं, इतना लड़की की वो सब पागल है, जो नहीं किया वो बड़का होशियार है, उससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं है। एकदम पागल सब। सफलता चाहिए, सफलता दाल भात चोखा है, सबको मिल जाएगा। अनुच्छेद 54 पॉलिटी का टेस्ट होगा इस वीक में, कल से सोमवार से शुरू हो रहा है वीक। कल पॉलिटी का टेस्ट होगा, कल पॉलिटी का टेस्ट होगा। कल या परसों कर दे? परसों, परसों पॉलिटी का टेस्ट होगा, परसों पॉलिटी का टेस्ट होगा। और पॉलिटी के टेस्ट में भी 10 लड़का 10 लड़की को चुन करके हॉस्टल ले लौट करेंगे पॉलिटी के टेस्ट में भी, समझ गए? वो जो क्वेश्चन है, जो 400-500 क्वेश्चन दिए थे ना करने के लिए, उसी में से 100 को क्वेश्चन रहेगा, हु बहु ऑप्शन के साथ, हु बहु ऑप्शन के साथ। उसी में से 10 लड़का 10 लड़की को उसमें से भी चुन करके भेजेंगे। कल नहीं परसों पॉलिटी का टेस्ट होगा, समझ गए? चलिए टाइम बता देंगे कब होगा, समझे? हम चाहते हैं पढ़ लिख लीजिए, आप लोग चाहते हैं एकदम ना पढ़े, एकदम नालायक निकम्मा सब है। अनुच्छेद 55 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 देखिए, अब शांत रहिए, शांत रहिए, अब शांत 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 शांति शांति। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 56 है, अनुच्छेद 56 हमें राष्ट्रपति के टाइम पीरियड अर्थात राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 56 हमें राष्ट्रपति के टाइम पीरियड अर्थात राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बतलाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अगर आप अनुच्छेद 56 को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 56 यह कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा। उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा। मतलब जब राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण किया है उस तिथि से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और इस 5 वर्ष की अवधि में राष्ट्रपति चाहे तो त्यागपत्र दे सकते हैं, और इस 5 वर्ष की अवधि में राष्ट्रपति चाहे तो त्यागपत्र दे सकते हैं, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर पद छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 की अगर हम बात करें तो यह अनुच्छेद यह कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है।
भारत में कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, बन सकता है। यह बात कहता है अनुच्छेद 57। यानी द्रौपदी मुर्मू है, 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार चाहे उतना बार बन सकती है राष्ट्रपति। लेकिन आज तक भारतीय इतिहास में सिर्फ एक राजेंद्र प्रसाद है जो 2 बार बने हैं, उनके अलावा सब एक एक बार बने। लेकिन संविधान यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। मतलब अनुच्छेद 57 हमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 57 हमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के विषय में बतलाता है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के विषय में बतलाता है, मतलब राष्ट्रपति एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है, इस विषय में हमें बतलाता है। वही अमेरिका की अगर आप बात करेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति सिर्फ कोई भी व्यक्ति 2 बार बन सकता है, उससे ज्यादा बार नहीं बन सकता है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। एक बार इस अनुच्छेद में संशोधन होने की संभावना बन रही थी, और इस अनुच्छेद में एक बार संशोधन होने की संभावना तब बन रही थी जब राजेंद्र प्रसाद अपने दूसरे कार्यकाल में थे, और उस समय तक राजेंद्र प्रसाद और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच संबंध में थोड़ा खटास आ गया था, और राजेंद्र प्रसाद यह इच्छा जाहिर कर दिया था कि तीसरा बार भी हम ही राष्ट्रपति बनेंगे। तो पंडित नेहरू के साथ संबंध में आए खटास की वजह से पंडित नेहरू अपने मंत्रिमंडल के बीच यह वार्ता करने लगे थे कि क्यों ना अमेरिका के तर्ज पर अपने देश के संविधान के अनुच्छेद 57 में भी यह संशोधन करके जोड़ दे कि देश भारत में भी कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। यह बात पंडित नेहरू अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच करने लगे। जब यह बात पंडित नेहरू अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच करने लगे तो कानो कान यह बात राजेंद्र प्रसाद तक पहुंची। राजेंद्र प्रसाद को लगा कि अगर हम तीसरा बार का जिद करेंगे तो अनुच्छेद 57 में संशोधन हो जाएगा। तो उनको लगा कि इससे अच्छा है हम तीसरा बार ना बने, अनुच्छेद 57 में संशोधन ना हो। और फिर राजेंद्र प्रसाद जो है घोषणा कर दिया कि ना, अब हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई है, अब हमको कोई पद नहीं चाहिए, अब हमको कोई पद नहीं चाहिए। तत्पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू को लग गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू यह चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद तीसरा बार नहीं बने, और राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं आकर के घोषणा कर दिया कि ना, अब हम तीसरा बार ना बनेंगे। जिस वजह से अनुच्छेद 57 में संशोधन होते होते रह गया, संशोधन नहीं हुआ। मूल संविधान में जो प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति भारत में जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, वही प्रावधान अनुच्छेद 57 में आज भी है। इसके बाद जो लोग सो रहे हैं, देखिए, जिसमें अवगुण है, ऊपर नीचे दोनों क्लासरूम में है, ऊपर में बैठिए, ऊपर में भी तो चलता है, ठीक है। रात को पता नहीं कहां जाते, किसके घर में डाका डालने जाते हैं, पता नहीं चलता है, समझे। हमसे ज्यादा मेहनत तो आप नहीं करते होंगे, कभी नहीं। आपका औकात नहीं मेहनत करने का, हमसे ज्यादा औकात है हमसे ज्यादा मेहनत करने का। हम रात में 12, 1 बजे, 2 बजे रूम जाते हैं, सुबह में 8 बजे, 8:30 बजे आकर के पढ़ाते हैं, समझ गए। रात में भी हॉस्टल में 9 से 12 3 घंटा टेस्ट हुआ, 12 बजे के बाद हम घर गए, समझे। एकदम पता नहीं, सब इतना अवगुण है ना, क्या बताए। अरे यार, कम से कम जिसमें ये सब अवगुण है, जाकर के ऊपर में बैठो ना। चलिए, इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 58 है, यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति बनने के योग्यता के विषय में बतलाता है। राष्ट्रपति बनने के योग्यता के विषय में बतलाता है। योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, योग्यता क्या है। जैसे पुलिस बनने के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, एसआई बनने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, बीपीएससी में अधिकारी बनने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, यूपीएससी में अधिकारी बनने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। और सिर्फ ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्रेजुएट होने के साथ साथ जो परीक्षा है, परीक्षा भी पास होनी चाहिए। अगर फिजिकल है तो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, तब जाकर के आप फाइनली सिलेक्ट हो पाते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए भी कुछ योग्यता की आवश्यक होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए जो कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है, कुछ योग्यता की जरूरत होती है, उस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 58 देता है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो उसमें पहला है आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए।
भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। देखिए राष्ट्रपति पद के लिए उम्र क्यों निर्धारित कर दिया गया है कम से कम 35 वर्ष, जानते हैं? देखिए गुस्सा, गुस्सा उम्र के वजह से भी गुस्सा आता है, कम उम्र के लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, अधिक उम्र के लोगों को कम गुस्सा आता है। इसके बाद देखिए जब आप 20-25 के उम्र में होते हैं तो उस समय आपके सोचने की जो शक्ति होती है ना उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। और 30 क्रॉस करने के बाद, 30 क्रॉस करने के बाद जो है लोग लगभग अपने जीवन को आधा गुजार लिया होता है, बहुत ज्यादा अनुभव लोगों को हो गया होता है। और एक बात आप जान लीजिए, जो व्यक्ति एक परिवार को चला सकता है वो पूरे देश को चला सकता है, वो पूरे संसार को चला सकता है। अरे परिवार का ही बृहद रूप राज्य है, देश है, संसार है। अगर आप एक परिवार को अच्छे से हैंडल कर पा ले रहे हैं, एक परिवार को अच्छे से चला पा रहे हैं, तो आप देश भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देश चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 35 वर्ष की उम्र आते आते तो लोग गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश कर जाता है, लोग पारिवारिक हो जाता है, परिवार को चलाने लगता है। तो सब चीज को ध्यान में रखते हुए यह उम्र निर्धारित किया गया कि कम से कम जो है राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष जो है आपको उम्र राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। इसके बाद अधिक से अधिक उम्र का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। अधिक से अधिक 75 वर्ष में, 95 वर्ष में, 100 वर्ष में, 200 वर्ष में जिंदा रहे तो बन सकता है आदमी। तो कम से कम का जिक्र है लेकिन अधिक से अधिक का जिक्र नहीं है। इसके बाद अगला है लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ का पद मतलब एक प्रकार से कहिए ना सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी मतलब वैसा पद जिसमें अस्थायित्व हो। जैसे अगर आप एसआई बनिएगा तो उसमें अस्थायित्व है। देखिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागता है, प्राइवेट के पीछे क्यों नहीं भागता? देखिए जैसे अभी हम प्राइवेट में, हमको लगता है कि संस्थान से जो है 40-50 लोग जुड़ा हुआ है, प्राइवेट काम कर रहा है, हमारा जब मन होगा तब हम सबको भगा सकते हैं, हमारे इच्छा पर है कि हमारा जब मन होगा तब हम भगा सकते हैं। लेकिन सरकारी में जब मन होगा तब थोड़े भगा देगा सरकार, क्या बात करते, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, समझिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सरकारी नौकरी में अस्थायित्व होता है, प्राइवेट जॉब में अस्थायित्व नहीं होता है, प्राइवेट जॉब में अस्थायित्व नहीं होता है, सरकारी जॉब में अस्थायित्व होता है। तो इसी कारण लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। तो लाभ का पद मतलब वह पद जिसमें अस्थायित्व हो, उसी को लाभ का पद माना जाता है। तो लाभ के पद पर ना हो, समझ गए? इसके बाद अगला है पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया के हाथ में देश दे दीजिएगा, अपना तो पागल या दिवालिया अगर होगा देशों को पगला देगा और देशों को दिवालिया बना देगा, समझे? तो पागल या दिवालिया ना हो। और इसके बाद अगला जो गुण होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, समझ गए? तो ये सब जरूरी है, टोटल जरूरी है। और ध्यान रखें यहां पर ही हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लोकसभा का सदस्य ना, ना, एकदम नहीं, ये बात हम बोलबे नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये बोल रहे हैं कि हाँ लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अरे लोकसभा के सदस्य बनने की क्या योग्यता है? भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, यही है, और क्या है? और तो कुछ नहीं है। और देखिए इस बात पर जोर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पूछा जाता है, और ध्यान से आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। पूछा जाता है यह प्रश्न आपसे, लेकिन ध्यान रखिए योग्यता होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ योग्यता होनी चाहिए। तो ये तमाम कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो फिर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं।
और चुनाव लड़ने मात्र भर से राष्ट्रपति लोग थोड़े बन जाता है जी। कंपटीशन की तैयारी करने मात्र से लोग एसआई थोड़े बन जाता है, नहीं। तो ये सब योग्यता रख के आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावे और भी कुछ योग्यता है। 15,000 रुपया भी आपके पास होनी चाहिए। 15,000 रुपया आपके पास होनी चाहिए। 15,000 रुपया भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरते हुए 15,000 रुपया भी आपको जमा करना होता है। 15,000 रुपया भी आपको जमा करना होता है। फिर आप चुनाव लड़ते हैं, अपना प्रचार करते हैं, और फिर मतदान होता है। मतदान होने के बाद मतगणना होती है, और मतगणना में यह देखा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितने मत पड़े हैं उसमें से किस उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त हुआ है। 50% से अधिक मत प्राप्त हुआ है। जिस भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में पड़ने वाले कुल वैध मतों में से 50% से अधिक मत प्राप्त होता है, उस उम्मीदवार को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। उसके अलावे अन्य सभी उम्मीदवार को हारा हुआ घोषित किया जाता है। और हारे हुए उम्मीदवारों में यह देखा जाता है कि कौन ऐसे उम्मीदवार है जिसे कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग हासिल हुआ है। जिस भी उम्मीदवार को कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग हासिल हो गया है, अगर वो हार भी गया है तो उसकी 15,000 राशि वापस लौटा दी जाती है। और अगर मान लिया जाए कोई ऐसा उम्मीदवार है जो कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग हासिल नहीं किया है, तो उसकी 15,000 राशि जब्त कर ली जाती है। और इसी को लेकर कहा जाता है कि जमानत की राशि जब्त हो गई। और ध्यान में रखिए आप, वार्ड सदस्य के चुनाव से लेकर के राष्ट्रपति के चुनाव तक सभी में कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग अगर कोई हासिल नहीं करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। और हर चुनाव में आप जब भाग लेते हैं तो आपको एक निश्चित रुपया जमा करना होता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि आप मुखिया के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, वार्ड सदस्य के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, एमपी एमएलए के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। किसी चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए 500 रुपया, 1000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 25,000 रुपया तक जो है आपसे जमा लिया जाता है। तो जो आप रुपया देते हैं, अगर आप कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग हासिल नहीं करते हैं तो आपकी राशि जब्त कर ली जाती है। उसी को कहा जाता है जमानत की राशि जब्त हो गई। और राष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 रुपया होता है जमानत की राशि, और राष्ट्रपति के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग हासिल करना होता है। अगर कोई नहीं करता है तो यह माना जाता है कि उसकी जमानत की राशि जब्त हो गई। यह सब राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद अगर हम देखें तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 की अगर हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 है, यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति पद के शर्त के विषय में बतलाता है। राष्ट्रपति पद के शर्त के विषय में बतलाता है कि राष्ट्रपति पद का शर्त क्या क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ खास शर्त नहीं है। शर्त यही है, अगर कोई राष्ट्रपति बना है तो राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, और राष्ट्रपति के लिए जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है उस राष्ट्रपति भवन में आकर वो रहे, संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ता ले और राष्ट्रपति के काम को करे। यही सब शर्त है, और क्या शर्त है, और कुछ नहीं है। और राष्ट्रपति के वेतन की अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में है 5 लाख रुपया प्रति माह। 5 लाख रुपया प्रति माह राष्ट्रपति का वर्तमान में जो है आपको वेतन है। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 60 है यह हमें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में बतलाता है। यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में बतलाता है। और ध्यान रखें कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है, राष्ट्रपति को शपथ भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है वह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। क्लियर है ये बात? चलिए, तो ये हो गया।
अब यहां तक जो है चीजों को हम लोग याद कर लेते हैं, यहां तक अब सबसे पहले याद करते हैं, फिर इसके बाद आगे पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 54 तक हम लोग देख लिए थे, 55 से हम लोगों को याद करना है, क्या 55 से ना? बताइए, अनुच्छेद 55 हमें क्या बतलाता है? राष्ट्रपति के चुनाव की रीति या, तो राष्ट्रपति के चुनाव की रीति या तरीका के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? कौन अनुच्छेद देता है? कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 55। दूसरी बात, राष्ट्रपति का चुनाव कौन तरीका से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन तरीका से होता है? अनुच्छेद 56 हमें क्या जानकारी देता है? और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? कितने वर्षों का? कितने वर्षों का? कब से 5 वर्ष? शपथ ग्रहण करने की तिथि से। यह बात याद रखना जरूरी है, समझे, क्योंकि देख रहे हैं जैसे कि हाल फिलहाल का एक क्वेश्चन पिछले दिनों कोई परीक्षा में आया था, हमारे ख्याल से हमको लगता है यूपी पीसीएस में ही आया था, कि जैसे एक बात हम बताते हैं और आप सब लोग ये बात जानते होंगे, जो बात हम आपको बताए हैं, सर्वाधिक मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल है, ये बात बताए हैं ना ये। लेकिन यूपी पीसीएस क्या पूछा है जानते हैं? क्या पूछा है? थार मरुस्थल का मानव जनघनत्व क्या है? क्या है संख्या में? 10, 12, 15, 20, 25, 50, 200, 500, 1000? 83 है, 83, आई थिंक 83 है, हमारे ख्याल से 83 है। थार मरुस्थल में 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। देखिए, पूछेगा तो सिलेबस से ही, लेकिन यही है, गांधी जी कब धोती कुर्ता पहने, गांधी जी कब काठियावाड़ी ड्रेस पहने, गांधी जी को जहर, गांधी जी का जान कौन बचाया, गांधी जी लंगोट कब पहने, यही सब। मतलब पूछा तो वही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसके डेप्थनेस को बढ़ा दिया गया है, उसके गहराई को बढ़ा दिया गया है, समझ गए? तो ये बात हम पिछले दिनों देख रहे थे, जब कोई परीक्षा होता है तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत, जैसे टाइम मिलता है ना, तो क्वेश्चन हम देखते हैं, तो उसमें देख रहे थे ये क्वेश्चन, तो देखे तो लगा कि हम तो बताए हैं, लेकिन फिर हमको लगा ना, ये तो डाटा पूछ दिया, ये तो हम बतेबे नहीं किए हैं, समझे? तो बात ऐसा है, तो थोड़ा सा जो है आप लोग भी थोड़ा सा सोचिए। देखिए, आप मानव है महाराज, आप जानवर हैं, मानव और जानवर में अंतर है। मानव थोड़ा ज्ञानी होता है, मानव थोड़ा सोचने वाला प्राणी होता है, जानवर सोचने वाला प्राणी नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए, समझे, और थोड़ा सा परीक्षा एग्जाम जिस प्रकार से डेप्थ में जाकर के पूछ रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी डेप्थ में जाकर पढ़ना होगा, चीजों को करना होगा, तब जाकर के जो है रिजल्ट होगा। नहीं तो ये बात तो जानते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल थार है, लेकिन इन्हें जानते हैं 10, 12, 15, तो आंसर दे करके नहीं आइएगा, दे करके नहीं आइएगा तो स्वाभाविक सी बात है रिजल्ट नहीं होगा, समझे बात को? हाँ, तो आइए और एक बात से और अवगत करवाते हैं। देखिए, ये चीज परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, और अभी हम बोल रहे हैं, और ये हमारा बात 100% सत्य होगा, हम लिख करके देते हैं, 100% सत्य होगा, 200%, 1000% सत्य होगा, समझे? आपका परीक्षा जब भी हो, जिस भी डेट में हो, आपका परीक्षा होगा, और उस परीक्षा में 15 से 20 एकदम अल्टर प्रश्न रहेगा, 15 से 20 एकदम अल्टर प्रश्न रहेगा, और वो अल्टर प्रश्न आपके सामने पहली बार आया होगा। और हम आपको बता दें यहां पर कि वो 15 से 20 जो अल्टर प्रश्न होगा, वो प्रश्न आपके रिजल्ट को डिसाइड नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, किसी सिचुएशन में नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। वो 15 से 20 प्रश्न नकारात्मक सोच वाले लोगों को बाहर करने के लिए दिया जाता है, जानबूझकर बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। वही बोर्ड 80 प्रश्न बनाने के लिए भी देता है, और उस 80 में से 40 से 45 प्रश्न या 50 प्रश्न हर कोई बनाएगा, 40 से 50 प्रश्न हर कोई बनाएगा। देखिए, 20 प्रश्न बोर्ड आपको बनाने नहीं देगा, एकदम अटपटा रहेगा, और जो नकारात्मक सोच वाला लोग होगा वो वहीं डिमोटिवेट हो जाएगा, वहीं पर उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन जो सकारात्मक सोच वाला लोग होगा वो वहां सोचेगा, क्या सोचेगा? अगर ये 15 से 20 हमको नहीं आता है, किसी को नहीं आता होगा, और सच भी यही है कि वो किसी को नहीं आता होगा, सच भी यही है, वो किसी को नहीं आता होगा, किसी को नहीं आता होगा। तो परीक्षा हॉल में आपको यह सोचना है कि अगर 15-20 अल्टर प्रश्न और आएगा, हम लिख करके देते हैं, आप अपने पॉकेट में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए लिख करके,
और परीक्षा दे करके निकलिएगा तो उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो बोले वो सत्य हुआ या नहीं हुआ है, एकदम सत्य होगा, 100% सत्य होगा, समझ गए। तो वो 15 से 20% रिजल्ट आपका डिसाइड नहीं करेगा, आपको वहां पर सोचना है, आपको वहां पर सोचना है, क्या सोचना है, तो आपको वहां पर यह सोचना है कि अगर ये 15-20 हमसे नहीं बन रहा है तो वो किसी से नहीं बन सकता है। ये चीज आपको थोड़ा मोटिवेट करेगा, ये चीज आपको थोड़ा मोटिवेशन देगा। एक बात यह हो गया। दूसरी बात, 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न हर कोई बनाकर आएगा, 20 प्रश्न किसी से नहीं बनेगा। रिजल्ट डिसाइड करने वाला मात्र 30 प्रश्न होता है, मात्र 30 प्रश्न रिजल्ट डिसाइड करेगा। और उसी 30 प्रश्न को अगर आप गंभीरता से दिमाग लगा करके आपने जितना पढ़ा है उसको जुगाली करके निकाल करके अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके अगर आप उस 30 प्रश्न को कर देते हैं और उस 30 प्रश्न में आपको 20 प्रश्न सही करना है, उस 30 प्रश्न में कम से कम 20 प्रश्न आपको सही करना है, और अगर आप 30 में से 20 प्रश्न सही कर दिए, मतलब इसका यह निकलता है आपके पास नॉलेज भी है, आप सकारात्मक सोच वाले हैं, आपको कॉमन सेंस भी है, तभी आप 30 में से 20 प्रश्न बना पाइएगा। और अगर आप इतना 50, 20, 70 और अगर आप 70 कर देते हैं, प्रीलिम्स में आपका रिजल्ट हो जाएगा, 100% प्रीलिम्स में आपका रिजल्ट हो जाएगा। ताली का सुनिए, समझिए भाई, कुछ में यही ना आप लोग का आदत है, कुछ में ताली बजाना शुरू कर देते हैं। सुनिए, समझिए, जो समझा रहे हैं उसको समझिए, समझिए। कोनो यहां पर ऑर्केस्ट्रा थोड़ी चल रहा, ताली बजाइए, ताली ताली ताली, समझे कि जो है वो ऑर्केस्ट्रा करने वाला एकदम मोटिवेट होकर और नचेगा, है? जो समझा रहे हैं वो समझिए। आप पढ़ाई को भी आप लोग पवित्रता से नहीं लेते हैं महाराज, समझ गए। जो ताली बजवाता है जाकर के उसके यहां ताली बजवाइए, ताली बजाइए। हमारे पास ताली उली नहीं बजाइए, हम आपसे कुछ आशा ही नहीं रखते हैं, हम निस्वार्थ होकर के आपके लिए काम करते हैं, आपसे हमको कुछ आशा, कोई आशा नहीं। रिजल्ट को छोड़ करके आपसे हमको कोई आशा नहीं। रिजल्ट एक है, एक है रिजल्ट। अगर इतना इतना आशा हमको आपसे नहीं होता, दिवाली जैसा दिन हम आकर के पढ़ाते हैं, हम भी अपना रूम साफ करते ना, है? तो ठीक है, तो ये बात परीक्षा के लिए समझा रहे हैं। अब आगे समझिए, आगे हाँ, एक बात और समझिए। यहां पर हॉस्टल में भी पिछले 1 सप्ताह 10 दिन पहले हम समझाए हैं ये बात। देखिए, हॉस्टल में जितना हम समझाते हैं उतना हम आपको समझा देते हैं, समझे। अब देखिए दूसरी बात, या जो भी आपके लिए जरूरी होता है वो कहीं भी समझाते हैं तो आपको भी समझाते हैं। दूसरी बात यह है कि मान लिया जाए 5 केला है, 5 केला है, एक बहुत अच्छा है, एक उससे खराब है, एक उससे खराब है, एक उससे खराब है, एक उससे खराब है। अगर मान लिया जाए आपको खाने के लिए चूज करना हो, आपको खाना है, आप कौन केला खाना पसंद कीजिएगा? जो सबसे अच्छा है। अगर वो नहीं मिला, सामने में रखा हुआ तो मिलेगा कैसे ना, आराम से मिलेगा। अगर वो नहीं मिला तो उससे जो थोड़ा खराब है वो, हाँ या ना? दूसरी, अब अगली बात, आपके परीक्षा में कहीं भी ये बात नहीं लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना शुरू करना है, 100 तक बना देना ना, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी शुरू करते, शुरू से शुरू कर सकते हैं, अंतिम से शुरू कर सकते हैं, बीच से शुरू कर सकते हैं। और देखिए परीक्षा में क्या होता है, कभी कल देखिए ये सब चीज जरूरी है। परीक्षा में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक लगातार क्वेश्चन नहीं आ रहा है, विद्यार्थी वही डिमोटिवेट हो जाता है, वही डिमोटिवेट हो जाता है, उसका सब चीज खत्म। तो एकदम जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 से बनना, एकदम नहीं। एक बार क्वेश्चन देख लेना है 1 से लेकर 100 तक, 1 से 2 मिनट में, और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, 2 पढ़े नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, 3 पढ़े नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, चौथा पढ़े बना, चौथा बनाएंगे, फिर छठा पढ़े, छठा बना, छठा बनाएंगे, फिर 8वां पढ़े, 8वां बना, ठीक है, फिर 11वां बना, ठीक है, 15वां बना, ठीक है। तो हमेशा जैसे अगर शादी का ऑफर आया, 5 लड़की का फोटो है, आप बेस्ट को चुनेंगे, तो वहां पर तो आप अपने बेस्ट को चुन लेते हैं, लेकिन जब आप परीक्षा देने जाते हैं तब कहां, तब दिमाग कहां जाता है, तब कहां मुसलमान हाथ में घूमने लगता है कचरा बाजार में। वहां पर ही सब दिमाग लगाना चाहिए, और वहां पर ही सब दिमाग लगा करके आप मोटिवेट रह सकते हैं। और परीक्षा हॉल में मोटिवेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। परीक्षा हॉल में कॉन्फिडेंस आपका लूज 1 सेकंड के लिए भी ना हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम किसी भी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन का औकात नहीं हमको डिमोटिवेट कर दे, कभी नहीं। हम सोच लेते हैं, तुरंत तुरंत सोच लेते हैं, हमसे नहीं हो रहा है, किसी से नहीं हो सकता, सोच करके खुश हो जाते हैं। दूसरी बात, देखते हैं क्वेश्चन नहीं बनना कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर नहीं बनना, 10 नंबर बनना, 10 नंबर बनाएंगे, 15 बनना, 15 बनाएंगे, लेकिन थोड़ा देर के बाद आइएगा 50 नंबर से बनाना शुरू कीजिएगा, लगातार क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा हर चीज में बेस्ट को चुनना है, क्वेश्चन बनाने में भी बेस्ट को चुनना है। ये सब चीज आपके कॉन्फिडेंस को परीक्षा हॉल में बनाकर रखता है। और कोई कितना पढ़ ले, कोई कितना बड़ा विद्वान है, अगर परीक्षा हॉल में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म, वो इंसान खत्म, उसका रिजल्ट कभी नहीं हो सकता। तो सोचने का 2 तरीका दिए हैं, और इसे आगे जब छोड़ेंगे तो और बात बताएंगे, लेकिन ये सब बात दिमाग में रखना है हमेशा। और इस सब चीज को अभी से जो टेस्ट देते हैं ना, उसमें इस सब चीज को अपनाना है, अभी से जो टेस्ट देते हैं उसमें इस सब चीज को अपनाना है आपको, तब जाकर के वहां पर। अब मान लिया जाए विराट कोहली बहुत बड़ा बैट्समैन है, 6 महीना तक प्रैक्टिस नहीं किया, ग्राउंड में जाएगा सही से वो बैट तक नहीं पकड़ पाएगा। तो ये चीज हम हॉस्टल में आपसे 10 दिन पहले अवगत करवाए हैं, आपकी परीक्षा को महीना 2 महीना पहले हम आपको अवगत करवा दिए हैं। ये सब चीज अभी से आपसे प्रैक्टिस करते हुए ये सब चीज आपको सोचना है। कभी नहीं, हम सोच लेते हैं, तुरंत तुरंत सोच लेते हैं, हमसे नहीं हो रहा है, किसी से नहीं हो सकता, सोच करके खुश हो जाते हैं। दूसरी बात, देखते हैं क्वेश्चन नहीं बनना कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर नहीं बनना, 10 नंबर बनना, 10 नंबर बनाएंगे, 15 बनना, 15 बनाएंगे, लेकिन थोड़ा देर के बाद आइएगा 50 नंबर से बनाना शुरू कीजिएगा, लगातार क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा हर चीज में बेस्ट को चुनना है, क्वेश्चन बनाने में भी बेस्ट को चुनना है। ये सब चीज आपके कॉन्फिडेंस को परीक्षा हॉल में बनाकर रखता है। और कोई कितना पढ़ ले,
कोई कितनों बड़ा विद्वान है, अगर परीक्षा हॉल में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म, वो इंसान खत्म, उसका रिजल्ट कभी नहीं हो सकता। तो सोचने का दो तरीका दिए हैं, और इसे आगे जब छोड़ेंगे तो और बात बताएंगे, लेकिन ये सब बात दिमाग में रखना है हमेशा। और इस सब चीज को अभी से जो टेस्ट देते हैं ना, उसमें इस सब चीज को अपनाना है। अभी से जो टेस्ट देते हैं उसमें इस सब चीज को अपनाना है आपको, तब जाकर के वहां पर, अब मान लिया जाए विराट कोहली बहुत बड़ा बैट्समैन है, 6 महीना तक प्रैक्टिस नहीं किया, ग्राउंड में जाएगा सही से वो बैट तक नहीं पकड़ पाएगा। तो ये चीज हम हॉस्टल में आपसे 10 दिन पहले अवगत करवाए हैं, आपकी परीक्षा को महीना 2 महीना बाकी है, महीना 2 महीना पहले हम आपको अवगत करवा दिए हैं। ये सब चीज अभी से आपसे प्रैक्टिस करते हुए ये सब चीज आपको सोचना है, इस टेक्निक को अपनाना है, तब जाकर के परीक्षा हॉल में 100% आप कर पाइएगा। बात समझे? तो आज दिवाली भी है तो थोड़ा समझदारी वाली बात कर दिए हैं, तो ये सब चीज दिमाग में रखना, ताली नहीं बजाना है, ताली बजाने की जगह दिमाग में इस बात को हटा लीजिए, समझे? आइए अब याद करते हैं, मारेंगे बच्चा की तरह, बच्चा का चच्चा हो गया है, बच्चा की तरह करते हैं। ये तो याद हो गया था। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के विषय में जानकारी को ना, पुनर्निर्वाचन, भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार। अमेरिका में 2 बार। राष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय में जानकारी को ना, अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय में जानकारी को ना, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कम से कम कितना वर्ष? कौन सदन के सदस्य बनने की योग्यता? राष्ट्रपति पद की शर्त के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? राष्ट्रपति का वेतन कितना? राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? और भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आगे आइए, 2 अनुच्छेद है, 61 62 पढ़ लीजिए, काम खत्म, उसके बाद छुट्टी दे देंगे, ठीक है? 61 62 पहले पढ़िए, लेकिन 61 61 देखिए, यह जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 61, यह जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 हमें राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया के विषय में बतलाता है, महाभियोग प्रक्रिया के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 61 हमें राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 61 हमें महाभियोग प्रक्रिया के विषय में बतलाता है। अब क्या है महाभियोग प्रक्रिया? क्या है महाभियोग प्रक्रिया? इसको हमें समझना है। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है संविधान को। संविधान से ऊपर कोई नहीं, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, सब संविधान से नीचे ही है, सब संविधान से नीचे ही है, और सब संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही काम करते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, या सुप्रीम कोर्ट हो। तो सबसे ऊपर कौन है? संविधान। राष्ट्रपति से भी न ऊपर, हां, प्रधानमंत्री से भी न ऊपर, हां, सुप्रीम कोर्ट से भी न ऊपर, हां, एकदम से हां, एकदम से हां। लेकिन अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, अगर मान लिया जाए कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, अर्थात राष्ट्रपति संविधान में दिए गए बातों को नहीं मानता है, संवैधानिक प्रावधान को नहीं मानता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया चलाया जाता है, उस प्रक्रिया को ही महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात एक लाइन में हम कह सकते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया क्या है, तो इसका उत्तर होगा संविधान के अतिक्रमण करने की स्थिति में राष्ट्रपति को जो पद से हटाया जाता है उसे ही महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। क्लियर है? अब प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, इसकी सूचना राष्ट्रपति को कितना दिन पूर्व देनी होती है? कौन लगाता है? क्या है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना होता है, और 14 दिन पूर्व सूचना देकर के इस प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत करता कौन है? तो राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत करता है संसद। संसद करता है। कौन करता है? संसद। संसद करता है। अब संसद करता है, संसद में तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा करता है या राज्यसभा करता है? कौन करता है? तो यहां पर आप जानिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से कोई भी कर सकता है। दोनों में से कोई भी कर सकता है। दोनों में से कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। दोनों में से कोई भी कर सकता है। लेकिन शर्त यही होता है कि जो भी सदन प्रक्रिया की शुरुआत करेगा 14 दिन पूर्व सूचना देगा और अपने 1/4 सदस्यों का लिखित हस्ताक्षरित समर्थन दिखलाएगा कि फल्ला सदन के फल्ला 1/4 सदस्य है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है। अगर लोकसभा के सदस्य लगाना चाहता है तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों का लिखित समर्थन होना चाहिए, और अगर राज्यसभा का सदस्य लगाता है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का लिखित समर्थन होना चाहिए। मान लिया जाए राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा ने किया, मान लिया जाए राज्यसभा ने किया, तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का लिखित समर्थन होना चाहिए। और सबसे पहले
यह प्रक्रिया राज्यसभा में रखा जाएगा। राज्यसभा शुरू किया है तो सबसे पहले राज्यसभा में रखा जाएगा। राज्यसभा में रखे जाने के बाद राज्यसभा इसे अपने विशेष बहुमत से अथवा 2/3 बहुमत से पारित करेगा। और राज्यसभा जब पारित कर देगा तब यह लोकसभा में जाएगा। लोकसभा को भी इसे अपने विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। और जब यह प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा में चल रहा होता है तो उस दौरान राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। राष्ट्रपति अपना पक्ष लोकसभा या राज्यसभा में जाकर स्वयं भी रख सकता है या किसी को भेजकर भी रखवा सकता है। स्वयं भी रख सकता है या किसी को भेजकर भी रखवा सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है। और अगर मान लिया जाए कि संसद का दोनों सदन विशेष बहुमत से पारित कर दिया तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। और अगर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति अपने पद से हटा तो क्या उसके द्वारा पहले किए गए कार्य मान्य होंगे या नहीं होंगे? तो हम आपको बताते चले कि अगर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी पद से हटाया जाता है फिर भी उनके द्वारा पहले किए गए कार्य मान्य होते हैं। क्या आज तक इस प्रक्रिया के तहत किसी को पद से हटाया गया है, किसी भी भारत के राष्ट्रपति को? तो इस प्रश्न का उत्तर है नहीं हटाया गया है। अब एक बात और, ये तो हो गया, लेकिन एक बात और, महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? न्यायिक है, अर्धन्यायिक है? जो महाभियोग प्रक्रिया है, अगर महाभियोग प्रक्रिया की हम बात करें तो यह जो है आपको अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया और अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, यह बात कौन आधार पर कह सकते हैं? किस आधार पर यह बात हम कह सकते हैं? तो महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इसका आधार है, देखिए, राष्ट्रपति को पद से हटाने को लेकर जो महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है उस महाभियोग प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ संसद पार्टिसिपेट करता है, उसके अलावा कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। और राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया में संसद के अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया में संसद के अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। इसके अलावा कोई भी भाग नहीं लेता है। परंतु ध्यान रहे, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? नहीं ना लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं। तो गौर से सुनिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह बात स्पष्ट हुआ है? स्पष्ट हो गया ये? दूसरी बात यह है कि राज्यों के सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, हाँ या ना? चुनाव में भाग लेता है, लेकिन क्या महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है? नहीं। महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है? नहीं। मतलब सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मतलब क्या हम यह बात कह सकते हैं कि कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? मतलब राष्ट्रपति को चुनने में तो भाग लेता है, राष्ट्रपति को बनाने में तो भाग लेता है, लेकिन हटाने में भाग नहीं लेता। साथ ही साथ क्या हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो चुनाव में तो भाग नहीं लेता है, महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है? ये बात कह सकते हैं नहीं? हाँ या ना? तो जो राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और जो महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि न्यायिक मतलब न्याय हो रहा है मतलब अगर जो चुनाव में भाग ले रहा है वो हटाने में भी भाग ले रहा है, जो चुनाव में भाग ले रहा है वो हटाने में भी भाग ले रहा है, जितने लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं उतने लोग हटाने में भी भाग ले रहे हैं, मतलब न्यायिक प्रक्रिया।
लेकिन जितने लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं उतने लोग हटाने में भाग नहीं ले रहे हैं। अर्धन्यायिक मतलब न्याय तो हो रहा है, राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण किया, उसको हटाया जा रहा है, न्याय तो हो रहा है, लेकिन पूरा न्याय नहीं हो रहा है, बल्कि आधा अधूरा न्याय हो रहा है। समझ में आया? क्लियर है ना? परीक्षा विशेष के संदर्भ में यहां पर यह बात याद रखना है कि राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है, कौन ऐसा है जो चुनाव में भाग लेता है और कौन ऐसा है जो चुनाव में भाग लेता है महाभियोग में भाग नहीं लेता है, और कौन ऐसा है जो महाभियोग में भाग लेता है लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेता। ये सब बात याद रखिएगा ना, नोट में स्पष्ट करके लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। देखिए तो गुरुजी लोग है ना, हाँ ठीक है। चलिए पॉलिटी जो है ना, जानते हैं पॉलिटी की अगर आप बात करेंगे, पॉलिटी का बड़ी शानदार नोट है, ठीक है, क्योंकि ये जो नोट है फाउंडेशन में पढ़ाया गया नोट है, फाउंडेशन में पढ़ाया गया नोट है, इसलिए ही शानदार है, क्योंकि फाउंडेशन में कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, हर चीज पढ़ाते हैं, समझे। ऐसे टारगेटों में कहाँ कुछ छोड़े हैं, कुछ छोड़े हैं। यही तो अंतर है और जगह के टारगेट में और अपने यहाँ के टारगेट में, समझ गए, हम लोग छोड़ते ना, समझे। चलिए आ जाइए आप कहीं नहीं भी पढ़े महाराज, आप जीरो में जी नहीं जानते हैं तब पर भी हम जीएस सिखा देंगे, क्या बात करते हैं, समझ गए। एकदम अकलोल भकलोल ढकलोल सबको जीएस सिखा करके तो जीवन में सफल बना दिया, समझे। तो इसको याद भी कर लेते हैं हीरो साहब, ये याद भी कर लेते हैं। फिर अनुच्छेद 62 देख, अनुच्छेद 62 में कुछ नहीं, 5 मिनट में निपट जाएगा, 5 मिनट बहुत हो गया अनुच्छेद 62, लेकिन ये था थोड़ा कंसेप्चुअल था। है राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया की चर्चा कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है कौन अनुच्छेद के तहत? कौन लगाता है? कौन सदन? दोनों में से कोई भी, दोनों में से। इसकी सूचना कितना दिन पूर्व राष्ट्रपति, कितना दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। और कितने सदस्यों के समर्थन से? 1/1। और जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लग रहा होता है तो क्या वह अपना पक्ष संसद के सदनों में रख सकते हैं? हाँ एकदम से हाँ रख सकते हैं, समझ गए। और संसद के दोनों सदनों को इसे किस प्रकार के बहुमत से पारित कर? 2/3 बहुमत। कौन बहुमत से? 2/3 बहुमत से। क्या आज तक इस प्रक्रिया द्वारा किसी राष्ट्रपति को हटाया गया? नहीं ना। राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाला महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? अच्छा, राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? क्लियर है ये बात? चलिए इसके बाद आगे हो सवास में जवाब दीजिएगा। कौन ऐसे सदस्य है जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेता है, महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है? लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। कौन ऐसे सदस्य है जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेता है, महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है? लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। कौन ऐसे सदस्य है जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के। कौन ऐसे सदस्य है जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेता है, महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 की अगर हम बात करें तो यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त अर्थात पद खाली, राष्ट्रपति का पद रिक्त अर्थात पद खाली किन किन स्थितियों में होता है यह जानकारी प्रदान करता है हमें अनुच्छेद 62। देखिए राष्ट्रपति का पद किस किस स्थिति में रिक्त हो सकता है? पहला, अगर वह त्यागपत्र दे देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, अगर त्यागपत्र दे देता है तब पद खाली होगा। दूसरा, अगर उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाता है तब पद खाली हो सकता है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है तब पद खाली हो सकता है। तीसरा, अगर उसका मृत्यु हो जाता है तब। इन 3 स्थितियों में जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, इन 3 स्थितियों में जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। लेकिन चौथा स्थिति भी है जिसमें राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। वह चौथा स्थिति है कार्यकाल की समाप्ति। अगर कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम नहीं करता है, बल्कि वर्तमान के राष्ट्रपति ही तब तक काम करते रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता है। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा, समझिएगा। देखिए अनुच्छेद 62 हमें राष्ट्रपति के पद रिक्त होने या पद खाली होने के विषय में जानकारी देता है। मतलब अनुच्छेद 62 हमें यह बतलाता है कि किन स्थितियों में राष्ट्रपति का पद खाली होता है। पहला, अगर पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया तो पद खाली हो गया। अगर त्यागपत्र दे दिया तब भी पद खाली हो गया। अगर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटा दिया गया तब भी पद खाली हो गया। इन तीनों स्थितियों में अगर पद रिक्त होता है तो फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया और नया राष्ट्रपति नहीं चुना जा सका, अगर इस स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम नहीं करते हैं, बल्कि वर्तमान के राष्ट्रपति ही तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता है। यही है अनुच्छेद 62। याद रखिएगा, इतना याद रख लीजिएगा, काम चल जाएगा। इसके अलावा परीक्षा विशेष के संदर्भ में एक बात और, अनुच्छेद 62 ही हमें यह भी बतलाता है, रोए टोपी वाले आप अपने बगल वाले को दिखाइए, हाँ, आपको अगले क्लास से ऊपर में बैठना है।
ठीक है, इस क्लासरूम में आपको नहीं बैठना है, ठीक है, आपको ऊपर में बैठना है, ठीक है। चलिए अब अगली बात आप सुनिएगा। आप अगर इस क्लासरूम में बैठे तो उठा के पटक देंगे हम सीधा, ठीक है। हाँ, अब आप सुनिए, अनुच्छेद 62 ही हमें यह भी बतलाता है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो जाने चाहिए। तो आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के कितने माह के भीतर नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो जाने चाहिए? तो राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो जाने चाहिए, नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो जाने चाहिए। क्लियर है ये बात? याद रखिएगा ना, इतना याद रखिएगा, बस काम चल जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 62 में तो राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? राष्ट्रपति का पद मृत्यु होने से रिक्त होता है, त्यागपत्र से, महाभियोग से। अच्छा, अगर मान लिया जाए, ठीक है, अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति का पद मृत्यु होने पर, त्यागपत्र पर, महाभियोग द्वारा रिक्त हुआ है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगर मान लिया जाए कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो राष्ट्रपति के तौर पर काम कौन करता है? वर्तमान के राष्ट्रपति तब तक करेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम नहीं करता है। क्लियर है? और अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कितने माह के भीतर नए चुनाव होने आवश्यक है? कितना माह? 6 माह ना? चलिए ठीक है। तो जो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक है, ये हम आपको बतला दिए। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक है, ये बात जो है हम आपको बतला दिए। ये तो अनुच्छेद से संबंधित बातें हुई, राष्ट्रपति खत्म नहीं हुआ। आगे राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में बताएंगे। एक क्लास और लगेगा, राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उस क्लास में हमको लगता है उपराष्ट्रपति भी निपट जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सुनिए हीरो सब है, सब लोग सुनिए, पॉलिटी वाले सब, आपको जो है अगले वीक में संभवतः बुधवार से, ये जो आने वाला वीक है, आने वाला सप्ताह है, आने वाले सप्ताह में संभवतः बुधवार से जो है आपको पॉलिटी संभवतः डेली बेसिस पर चलेगा। अगर बुधवार से नहीं तो बृहस्पतिवार से तो श्योर संभवतः डेली बेसिस पर चलेगा। और उसका समय होगा शाम में 5:30 से 7:30, 8, 8:30 तक, शाम में 5:30 से 8:30 डेली बेसिस पर, बुधवार से डेली बेसिस पर पॉलिटी बुधवार से शाम में 5:30 से 8:30 चलेगा तो फिर खत्म भी हो जाएगा। अब देखिए कितना हो पाता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? आप इतना पढ़े हैं मतलब इतना हम आपको पढ़ाए हैं, तो इतना तो एहसास हो ही गया होगा कि खींच हम नहीं सकते, खींचने हमको आता ही नहीं, और खींचने वाला पढ़ाई से कोई फायदा विद्यार्थी को भी है नहीं। तो हम 3 घंटा के बदला 5 घंटा आपको बैठाएंगे, हम 1 घंटा के बदला 3 घंटा क्लास लेना पसंद करते हैं, लेकिन हम खींचना पसंद नहीं करते हैं। हम 2 महीना के बदला 4 महीना लेना पसंद करते हैं, लेकिन अकबका करके सिलेबस खत्म करने में हमारा विश्वास नहीं है। हमको 4 थाली नहीं चाहिए, हमको 1 ही थाली चाहिए, लेकिन टेस्टी चाहिए, उसी में सब वैरायटी चाहिए। समझ गए? ये होना चाहिए ना कि खाने के लिए 4 थाली खा लिए और कोई टेस्टी ना, तो उससे कोई मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। समझ गए? तो सिलेबस को अच्छे से, अगर आप पहला क्लास से लेकर अभी तक पढ़ रहे हैं, तो जीएस क्या होता है इस बात का एहसास हुआ होगा आपको। और अगर आप कहीं पढ़े भी होंगे तो आप बहुत कुछ यहां पर नया जाने होंगे, नया सीखे होंगे, 100% सीखे होंगे। हम लिख करके दे सकते हैं ये बात। समझ गए बात को? तो ये बात है। आगे जो है, अब तो आज दिवाली है, अपना जाइए दिवाली मनाइए। और कल के क्लास की अगर हम बात करें, पहले क्लास के विषय में सुनिए आप। सुबह 10 से 12 बैच अपने समय अनुसार सुबह 10:30 से 12 चलेगा, और उस टाइम में 5:30 से 7 वाले भी आते हैं, तो आप अपना आ जाइएगा और यहीं आइएगा। ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, और उसके बाद 3 से 5 और 5 से 7 वाले 5:30 से 7 में आइएगा। जो इतिहास का बचा हुआ थोड़ा बहुत है उसको हम खत्म कर देंगे 1 से 2 दिन में। तो ध्यान से सुनिएगा, 10 से 12 वाले कल और परसों सिर्फ और सिर्फ 10:30 से 12:30 आना है। फिर बुधवार से 10 से 12 वाले बैच के छात्रों का क्लास सुबह 10:30 से 12 और शाम 5:30 से 8। ये टाइम होगा 10 से 12 वालों के लिए अनाउंसमेंट था। अब 3 से 5 वालों के लिए अनाउंसमेंट यह है कि कल से आपका क्लास 5:30 से 8 चलेगा, ये अनिवार्य चलता रहेगा। और 5 से 7 वालों के लिए है कि उनका क्लास 2 टाइम हो रहा है, सुबह 10:30 से 12 और शाम 5:30 से 8। तीनों बैच का क्लास शेड्यूल क्लियर कर दिया। ये सोमवार और मंगलवार का है, और ऐसे तो आगे मंगलवार को बुधवार था, अनिवार्य हम आपको बता देंगे। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है क्लास को लेकर? कोई कंफ्यूजन? उसके बाद जो है आज दिवाली है, तो पूजा होगा संस्थान में, समझिए पूजा होगा संस्थान में, दोनों सेंटर पे पूजा होगा। सुनिए तो बात, दोनों सेंटर पे पूजा होगा। रात में 8 बजे आकर आप मिठाई खा लीजिएगा। समझ गए? रात में 8 बजे आकर आप मिठाई खा लीजिएगा। और दिवाली में आप रह रहे हैं तो अरे महाराज दिवाली बोनस आप लोग को देना चाहिए हमको। 500 रुपया दिवाली बोनस, 500 बोनस, 1000 रुपया रसीद आप लोग को और भी करना चाहिए। तो 1000 रसीद कटाइए, हमको दिवाली और बोनस दीजिए। समझ गए? तो आगे जो है लड्डू खिलाएंगे लड्डू। ठीक है, जिनको लड्डू खाना है रात में 8 बजे आ जाइए। ठीक है, रात में 8 बजे संस्थान के द्वारा किसी से लड्डू खिलाएंगे। ठीक है, चलिए लड़का लोग घर से निकलिए, लड़की लोग घर से। इसके आगे आप आपके बैच का तीनों बैच में से किसी भी बैच का आज क्लास आज नहीं है। ठीक है, लड़की लोग निकलिए, लड़का निकलिए,